प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन की दी जानकारी। भारत ने पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय संबंधों का स्तर कम करने पर जताया खेद। विदेश मंत्रालय ने कहा अनुच्छेद 377 भारत का अंदरूनी मामला। कहा निर्णय के पीछे द्विपक्षीय संबंधों की गलत तस्वीर पेश करने की पाक की मंशा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। शोपियां में स्थानीय लोगों से की मुलाकात। लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा जनता की सुरक्षा है सरकार की जिम्मेदारी। राज्य में फिलहाल स्थिति सामान्य। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त किए जाने पर तुरंत सुनवाई से इनकार। मामले की सुनवाई पर मुख्य न्यायाधीश लेंगे फैसला। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल में बाढ़ से स्थिति गंभीर। राहत और बचाव कार्य में तेजी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर, सांगली और सतारा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। गोवा में भी भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से सीबीआई कर रही है पूछताछ। विमानन घोटाले के सिलसिले में चल रही है जांच। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा गयाना में। टी20 श्रृंखला में भारत ने वेस्टइंडीज को दी 3-0 से मात। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं ओम प्रकाश। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को ऐसे समय में संबोधित करने जा रहे हैं जब आज से एक हफ्ते बाद उन्हें 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 27 मार्च को सैटेलाइट रोधी मिसाइल द्वारा एक सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता भारत द्वारा हासिल किए जाने की घोषणा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, सबसे पहले यही जिस तरह से हमने बताया दर्शकों को कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे, उसके पहले जो संबोधन आज होने वाला है, क्या उसको हम जो मौजूदा कुछ उपलब्धियां रही हैं सरकार की, संसद में जिस तरह से कामकाज हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हमें इसे देखना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश, बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और ख़ास तौर से अगर प्रधानमंत्री का संबोधन हो तो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। और जैसा आपने खुद ही जानकारी दी कि 15 अगस्त में जबकि सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है, उस ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्र से बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर काफ़ी अहम रहेगा और क्या कुछ बात करेंगे उस पर पूरे देश की निगाह भी रहेगी। क्योंकि अभी संसद का सत्र खत्म हुआ, हमको पता है कि एक तरह से ना सिर्फ उत्पादकता के लिहाज से ये पूरा सत्र एक तरह से रिकॉर्ड इस सत्र ने बनाया है, बल्कि साथ ही साथ अगर कहें तो ऐतिहासिक विधेयक भी इसमें पास किए गए हैं। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की अगर सीधे बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो एक मुद्दा था धारा 370 का, अनुच्छेद 370 का, उसको एक तरह से निष्प्रभावी बनाने का जो फैसला संसद ने किया है, जिसको एक तरह से बहुत ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली है, तमाम दलों का जिस तरह से समर्थन मिला, उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से खुशी जाहिर की गई और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि असल में एक तरह से जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन इतने वर्षों बाद हुआ है। तो उस लिहाज में, उस कंटेक्स्ट में और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया है संसद ने एक भारी बहुमत के साथ, तो उस कंटेक्स्ट में देखें तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जा सकती है कि आज जो भी बात प्रधानमंत्री करेंगे बेहद अहम रहेगी। खास तौर से देश के लिए निश्चित तौर पर कोई एक अहम दिशा देने वाली रहेगी, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इस लिहाज से यह 8 बजे पूरे देश को इंतजार रहेगा। बिल्कुल सुधाकर, क्या जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से सरकार की उपलब्धियां भी रही हैं, और एक बात हम ये भी जानते हैं कि जो धारा 370 की बात आप कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक कदम है। 70-71 साल पहले जो एक कमी रह गई थी उसको पूरा किया गया। आपको लगता है कि वो एक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है ही है और उसके साथ साथ एक चुनौती भी है? आपको लगता है इसकी तरफ भी क्या प्रधानमंत्री का इशारा होगा?
देखिए, सबसे पहले जब संसद ने इसको पारित किया था तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों का साहस है, जज्बा है, वो उसको सलाम करते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि 130 करोड़ लोग जब साथ उठकर खड़े हो जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो देश की सामूहिक शक्ति है, उस पर प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और हम देख चुके हैं अतीत में भी, जब इस तरह की तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री लगातार यही बात कहते हैं कि सामूहिक तौर पर भारत की ताकत बहुत बड़ी है और बहुत कुछ भारत कर सकता है। तो उस लिहाज से कहे तो ये आज जो एक सामने एक स्थिति है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरी घाटी में, पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में, कश्मीर में जिस तरह से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, एक तरह से लगातार अब धीरे धीरे एक बेहद सामान्य सी स्थिति बनती जा रही है। और ख़ासतौर से जो वहाँ की आम आवाम है, नागरिक खुश है। उस कंटेस्ट में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का आगे क्या सपना है, उसको लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या प्रधानमंत्री बात करते हैं, बात अगर करते हैं तो क्या बात करते हैं, तो उस पर निश्चित तौर पर रहेगी। और अन्य मुद्दों के भी लिहाज से देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री की लगातार ये कोशिश रहती है कि जो कुछ उनकी सरकार काम कर रही है उसके बारे में एक पारदर्शी तरीके से जनता के बीच तमाम जानकारियां जाए। हमको पता है कि जब 50 दिन सरकार के पूरे हुए थे तो उन्होंने एक नई परंपरा शुरू करते हुए 50 दिन का भी रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। निश्चित तौर पर जब 100 दिन पूरे होंगे उसका भी इंतजार रहेगा। हर साल वो रिपोर्ट कार्ड पेश करते ही हैं। तो जो उनका सपना है, जो वो एक बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जो बात करते हैं, उसको अगर आधार बांधते हुए बात की जाए तो वो सरकार जो कुछ कर रही है, जो कुछ करना चाहती है, उन तमाम चीज़ों को पारदर्शी तरीके से जनता के बीच रखते हैं, जनता से संवाद के जरिए उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। उस लिहाज से कहें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आज जो रात 8 बजे वो देश से बातचीत करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल। और एक आखिरी में सवाल कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए भी जाने जाते हैं कि वो जनता से अपना संवाद कायम रखते हैं। हम मन की बात जानते हैं, वो एक पूरी श्रृंखला होती है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि कई ऐसे मौके आए हैं, जैसे पिछले 27 मार्च का भी एक मौका था जब भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी अंतरिक्ष में, जिस तरह से सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की थी। तो आपको लगता है कि वो जो एक संवाद की प्रक्रिया है, वो एक तरह से दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें जनता को भी भरोसा होता है कि शासन, प्रशासन, सरकार क्या कर रही है, और शासन भी ये समझने की कोशिश करता है कि जनता की नब्ज कहाँ है। जी बिल्कुल। और ये जो एक डायरेक्ट इंटरैक्शन का तरीका प्रधानमंत्री ने रखा है देश के सामने, और आपको पता है कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अगर इस डायरेक्ट इंटरैक्शन की बात की जाए, चाहे फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, माई गॉव के जरिए, मन की बात के जरिए, और 15 अगस्त का जो उनका भाषण होने वाला, उसके लिए भी उन्होंने आम जनता से जो तमाम सुझाव मांगे हैं कि वो क्या बात कर सकते हैं, क्या वायदे कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने आम जनता से सुझाव मांगे हैं। तो एक सीधा, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सीधे जनता से संवाद करता है, और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि वो जो बात करेंगे वो एक निश्चित तौर पर देश को दिशा देगी। अगर कोई मुद्दा है जिस पर देश को भरोसे में लिया जाना, वो भरोसा दिलाएंगे शीर्ष स्तर से, और वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पूरे देश के लिए तमाम मुद्दों पर। और आज जिस कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जो सामयिक मुद्दे हैं, उस लिहाज से जो चीज़ें हैं, जो पूरी स्थिति है, उसकी बात अगर करें तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर इन तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा रात 8 बजे का, जब प्रधानमंत्री देश को अपना संबोधन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ संबंधों को कमतर करने का पाकिस्तान का फैसला दुनिया के समक्ष द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चिंताजनक स्थिति पेश करने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का फैसला लोगों को विकास के अवसर दिए जाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जिससे उन्हें पहले वंचित रखा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान से अपने कदमों की समीक्षा करने का अनुरोध करता है, ताकि कूटनीतिक बातचीत के सामान्य माध्यम को बरकरार रखा जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर खेद जताता है। और पाकिस्तान ने लाहौर से भारत के अटारी स्टेशन तक आने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को वाघा में रोक दिया है। पाकिस्तान ने अपने रेलवे ड्राइवर और गार्ड पर सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए समझौता एक्सप्रेस को आगे भेजने से मना कर दिया है, जिसके चलते ये गाड़ी पाकिस्तान स्थित वाघा स्टेशन पर खड़ी हो गई है। भारतीय रेलवे के चालक दल के 3 सदस्य समझौता एक्सप्रेस को वाघा से अटारी सीमा तक लाने के लिए गए हैं।
एक्चुअली उनके ड्राइवर और गार्ड ने इंडिया आने से रिफ्यूज़ किया है। इस कारण से उन्होंने मैसेज दिया कि आप अपने इंडियन क्रू गार्ड के साथ इंजन भेजें, वो समझौता लेके जाएगी। अपने क्रू आ गए हैं यहाँ पे और ये इंजन लेके जाएंगे, वहाँ से समझौता लेके आएंगे। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह मौजूद हैं। और अभिषेक, क्या इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी कड़ी में देखना चाहिए जिस तरह से कल पाकिस्तान ने कहा और जिस तरह से संबंधों को लेकर जो है एक खटास की स्थिति पैदा हुई? ओम प्रकाश, देखिए अभी फिलहाल लेकिन इसको बिल्कुल उस तरीके से हम नहीं कह सकते कि सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो वाघा बॉर्डर है, लाहौर से ये ट्रेन आती है अटारी तक। अटारी यानी कि जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, हिंदुस्तान का जो रेलवे स्टेशन है, और वाघा जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। समझौता एक्सप्रेस अब 2 दिन सप्ताह में चलने वाली, सोमवार और गुरुवार, 14,607, 14,608 अप और डाउन जो ये है, इसको ड्राइवर और जो गार्ड है पाकिस्तान को, उनके सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान के अधिकारियों ने ये कहा कि उनको सुरक्षा के लिहाज से उन्हें खतरा है, उन्हें भारत नहीं, आगे वो नहीं जा पाएंगे। तो भारत से उन्होंने ये कहा है आधिकारिक तौर पर कि आप अपने सुरक्षा गार्ड और आप अपने जो गार्ड है, ट्रेन ड्राइवर है और गार्ड है, उनको भेजें, और उसके बाद इस ट्रेन को वाघा बॉर्डर से, जो महज सिर्फ 3.5 किलोमीटर है अटारी, वहाँ तक लेकर वापस अब ट्रेन को लेकर आए। इस ट्रेन को सुबह 11:30 बजे पहुँचना था। 2 दिन चलती है, जिसमें सुबह 11:30 बजे लाहौर से चलकर ये अटारी सुबह 11:30 बजे पहुंचती है, और इधर से जो है ये दोपहर में 1:30 बजे रवाना होती है लाहौर के लिए। 110 पैसेंजर हैं जो इस वक्त वाघा बॉर्डर पर है, जो उस ट्रेन से लाहौर से आ रहे थे अटारी पे, वो वेट कर रहे हैं। और जो नॉर्दर्न रेलवे का कहना है कि अभी सस्पेंशन की ऐसी कोई खबर नहीं है। जिस तरीके से वायु पट्टी को बंद किया गया, वैसे समझौता एक्सप्रेस को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और अभी 70 पैसेंजर ऐसे हैं जो कि अभी अटारी बॉर्डर पर हैं, और ये ट्रेन आने के बाद वो इंतजार कर रहे हैं कि वो जब ट्रेन आएगी तो समझौता एक्सप्रेस से वो फिर लाहौर के लिए रवाना होगी। अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सुरक्षा की स्थिति का हवाला दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने वायु पट्टी बंद किया, उसके बाद से पाकिस्तान को, हालांकि भारतीय अधिकारियों ने उन्हें ये सुनिश्चित किया कि हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल सी है, यहाँ हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुरक्षा थ्रेट नहीं है। जिस तरीके से पहले भी समझौता एक्सप्रेस आती रही है, उस तरीके से आपके ड्राइवर, आपके गार्ड यहाँ पर लेके आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अपना रवैया है, जो पहले भी कई बार देखने को मिला है। पाकिस्तान ने इसको इस रवैये के कारण जो है अपने ड्राइवर और गार्ड को आगे नहीं भेजने का फैसला लिया, और उसके बाद से जो पैसेंजर हैं उन्हें 2-2.5 घंटे से तकरीबन 3 घंटे से उन्हें वहाँ पे ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह 11:30 बजे यहाँ पहुँच चुके होते, वो अभी तक, जो कि शाम के 4 बज रहा है, अब तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो 110 पैसेंजर हैं। हालांकि इसमें कोई आपात स्थिति नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन है, इंजन और ड्राइवर और गार्ड, वो जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है अटारी बॉर्डर से भारतीय रेल की ओर से, जो कि इंजन और ड्राइवर वहाँ से उन पैसेंजर्स को लेके आएगा, और उसी के तहत इधर से भी 70 जो पैसेंजर हैं उन्हें वापस लाहौर जाएंगे वो। और आखिर में ये बताएं कि जो भारतीय चालक दल के सदस्य पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां से ट्रेन यहां तक आएगी, फिर कब तक उम्मीद कर सकते हैं यात्री और उनके घर परिजन की, उनके लोग यहां पहुंच जाएंगे? क्या अभी संभावना? देखिए, अटारी से वाघा की जो दूरी है वो महज 3.5 किलोमीटर की है, तो कोई बहुत बड़ा दूरी नहीं है। ये सिर्फ बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, 3.5 किलोमीटर का है। तो ये जो बॉर्डर है, इसको आने में अगर जैसे ही इंजन पहुंचती है तो 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, 20 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। लेकिन जो एक इसको लेकर के जो एक कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको देखा जा रहा है कि जो वीज़ा है, जिन गार्ड के पास, जिनके पास, जिन ड्राइवर के पास वीज़ा है, वो लेकर जाएंगे इंजन, और वहाँ से लेके आएंगे। जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो वो अब ये अगले आधे से 1 घंटे में इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा, और जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से वापस उस ट्रेन को लेके आया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम खबरों को हम तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। खाना ढककर रखें। अपने आसपास सफाई रखें। नाखून छोटे और साफ रखें। जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए, तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा भविष्य हमारा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के फैसले के बाद राज्य के लोग बदलाव के इस बयार को गले लगाने को तैयार दिखते हैं। राज्य के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लागू धारा 144 के बीच हालात सामान्य हैं। पुलिस और सुरक्षा बल सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद राज्य में हालात अब तेजी से सामान्य हो रही हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद लोगों के दिलों में सुकून देखा जा रहा है। राज्य में शांति और अमन की बयार को लोगों की जिंदगी में घोलने के मकसद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त राज्य के दौरे पर हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए डोभाल विश्वास बहाली के कदम के तहत लगातार स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं। अजीत डोभाल कल शोपियां में आम लोगों के साथ भोजन और बातचीत करते नजर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोगों का ये पुलवामा में क्या तिजारत है कि बागान है? बागान है बोल आपके अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप बड़ा जिंदगी है, कोशिश करेंगे सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले इधर से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें। आप खाना नहीं खा रहे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सीआरपीएफ के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने जिस कामयाबी से अपने कर्तव्य को निभाया है वह काबिल तारीफ है। कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के लोगों ने जो सेवा दी उसका कोई मुकाबला नहीं। हमको मालूम है कि सीआरपी जो फोर्स है हमारे देश की, उस पर पूरे देश को बहुत जो ड्यूटीज आपने की हैं, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी ड्यूटी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर अगर समस्या आई हो या जहाँ पर राष्ट्र को जरूरत पड़ी हो अपने बल की और अपने उसकी प्रयोग करने की, जहाँ पर सीआरपी नहीं हो। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो लॉ ऑर्डर हो, चाहे कम्युनल राइट्स हो, और जहाँ जहाँ वो गई है, जिस कामयाबी से उसने अपना फर्ज निभाया है, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा उसका विषय है। कश्मीर के अंदर में विशेष परिस्थिति है। कश्मीर और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के अंदर में ये दो खास जगह हैं जहाँ पर सीआरपी के लोगों ने बहुत उत्कृष्ट सेवा दी। जहाँ पर आप लोगों ने जो सेवा की है उसका कोई मुकाबला नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपनी यात्रा के दौरान राज्य के सुरक्षा मुद्दे और अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले पर लोगों के साथ विचार विमर्श किया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कश्मीर में सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो और आवाम आम जिंदगी सुकून से जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष पीटी कोजांग से बात की हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। और इस वक्त हमारे साथ जो एलबी है यानी कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। समझना चाहेंगे सबसे पहले किस तरह से इस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल को देखते हैं। 370 को हटाना, लद्दाख को यूटी बनाना, आपका 70 साल पुराना सपना होना और आपने पेशेंस रखा इतने लंबे समय तक इस स्ट्रगल को जारी रखा। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मूव को? जो सपना लद्दाखियों ने 70 साल पहले देखा था वो सपना आज साकार हुआ है और इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमें पूरी उम्मीद है कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस बनने के बाद लद्दाख में एक नया युग शुरू होगा, एक नया चैप्टर शुरू होगा, लद्दाख में तरक्की होगा, लद्दाख के लोगों के आइडेंटिटी, लद्दाख के लोगों के कल्चर, एस्पिरेशंस, इन सब को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा।
एक और चीज़ समझना चाहेंगे यहाँ पे, अगर सबसे महत्वपूर्ण बात समझें तो बुद्धिस्ट सर्किट जिस पे सरकार भी फोकस कर रही है, आपको लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बुद्धिस्ट सर्किट को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा? सर, यहाँ पे लद्दाख का जो मेन जो हमारा इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। टूरिज्म वैसे भी यहाँ पे काफ़ी मतलब बूमिंग स्टेज पे है, और यूटी बनने के बाद हमारे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, अभी बहुत सारे सर्किट्स अभी नहीं खुले हैं, बहुत सारा कुछ अभी काम बाकी है टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो यूटी बनने के बाद इसमें तेजी आएगी। कुछ लोग का मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो यहाँ के लोगों के जो हित हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते दिखाई देंगे। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा है कि जब कोई नया चीज़ आता है तो उसमें कुछ एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो उन सब को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी यूटी में काउंसिल का प्रोविजन रखा गया है, तो काउंसिल को अभी स्ट्रेंथन करके प्रोटेक्शन का हो, लैंड का मसला हो, लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाने का मसला हो, वो सब काउंसिल को स्ट्रेंथन करके उन चीज़ों को बचाया जा सकता है। तो साफ तौर पर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है साफ तौर पर कहते हुए कि न्यू इंडिया की जो बात चल रही है उस दिशा के अंदर अब लद्दाख भी अब कदम ताल कर सकेगा और एक तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी खासा बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, ले। और देश के कई राज्य भारी बारिश के बाद बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को अन्य स्थानों पर पहुंचाया गया है। पिछले 7 दिनों में पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई है। राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़क और रेल संपर्क प्रभावित हुआ है। पश्चिमी महाराष्ट्र में खासतौर पर कोल्हापुर और सांगली जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह होने के बाद तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। सेना, नौसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दोनों जिलों में बचाव अभियान चला रहे हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमें और टीमें कोल्हापुर के लिए जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। बाढ़ में फंसे अंदरूनी इलाकों में रह रहे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए निकाल रही हैं। इस बीच खबर मिल रही है कि सांगली जिले के पलूस ब्लॉक में भामनाल के पास एक नाव पलट गई है जिसमें करीब 30 लोग सवार थे। पुणे डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं और 16 लोगों को बचाया जा चुका है। बाकी अभी भी लापता हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उस खबर पर हमारे साथ ताज़ा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता शिशिर सेलार। शिशिर, इस वक्त खासकर बात की जाए कि जो प्रभावित लोग हैं और ख़ासकर जो एक नाव डूबने की खबर आई थी सांगली से, क्या इन तमाम मामलों पे अपडेट है? बिल्कुल, हालांकि ओपी देखिए, कल रात से अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि जिस प्रकार से नदियों का जो उफान पर है, चाहे फिर कोल्हापुर की पंचगंगा नदी की हम बात करें या फिर बात करें सांगली और सातारा की, इन सभी इलाकों में अगर देखा जाए पूरी तरह से पानी का जल प्रलय हम देख पा रहे हैं। हालांकि जो डैम्प एरियाज है, जहां पर बड़े बड़े डैम्प है, वहां से जो है पानी छोड़ा गया है। इसका कारण ये है कि वहां से बहता हुआ पानी पूरे शहर में हम देख सकते हैं कि फैल चुका है इस वक्त। हालांकि कोल्हापुर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। इस पूरे अगर फ्लड्स में देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 फीट पानी कोल्हापुर शहर में, और साथ ही साथ कोल्हापुर के अगल बगल के जो गांव है वहां पर भी पानी की स्थिति इस वक्त जैसे थे वैसे ही। हालांकि अब लोगों के सामने चिंता यह है कि पानी जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए, और चूंकि इसके लिए अगर देखा जाए सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहले से मौजूद है। स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्टेट डिजास्टर टीम है वो भी वहां पर है, साथ ही साथ नेवी भी वहां पर पहुंच चुकी है। और चूंकि ये पूरा एरिया पानी से अगर देखा जाए पूरा जलमग्न हो चुका है, रास्ते पानी के नीचे जा चुके हैं। हालांकि ऐसे में स्पीड बोट के सहारे अगर देखा जाए रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे इलाके में किया जा रहा है। चाहे फिर दूर दराज के गाँव हों, वहां पर भी पहुंचने के लिए स्पीड बोट का ही सहारा लिया जा रहा है। हालांकि हालात ऐसे है कि कोल्हापुर से आगे हम बात करें, जो रास्ता मुंबई बेंगलोर जो रास्ता है वो कोल्हापुर के आगे पूरी तरह से बंद है। और चूंकि उसके अगर देखा जाए कारण लंबी से लंबी कतारें जो है हाईवे पे लगी चुकी है, क्योंकि हाईवे पर भी पानी अगर देखा जाए कई फीट पानी हाईवे पर भी है, तो इसीलिए कोल्हापुर से आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। कुछ अमूमन इसी प्रकार की स्थिति सातारा की है, सातारा और सांगली की भी है। जैसे कि आपने कहा कि एक बोट जो हालांकि सांगली में ये बोट जो थे रेस्क्यू कर रही थी लोगों को, तकरीबन 30 लोग उस बोट में थे। ये बोट जो है पलटी हो गई है हालांकि, लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसलिए आंकड़े अब तक हमारे पास नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से हम बात करें सातारा और सांगली में भी एक्स्ट्रा जो है एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की गई है, और साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर स्टेट डिजास्टर टीम यहाँ पर कार्यरत है। जी शिशिर, फिलहाल हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स को हम तक और दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे इस बुलेटिन में इतना ही।
नमस्कार।